हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कैट 2024 के स्लॉट वन का क्वांट सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, और it is given that Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day. So Renu, Seema, day and hours. Renu take 15 days working 4 hours per day, and whereas Seema take 8 days working 5 hours per day. तो अगर हम इनका टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल बी लाइक 60 आवर्स फॉर रेणु एंड 40 आवर्स फॉर सीमा। अब यहां से आगे हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास टोटल टाइम, अगर हमारे पास टाइम गिवन है, देन वी कैन फाइंड आउट द वर्क बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द टाइम। So 120 units is the work, and we can easily find out the efficiency of each person. So efficiency of Renu is 2 and Seema is 3. Work upon time. Now the next is given, they decide to work together to complete this task. Seema agrees to work for double the number of hours per day, while Renu agrees to work for double the number of days as Seema. If Renu works 2 hours per day, it means Renu का वर्क हमें गिवन है कि वो कितने आवर काम कर रही है. So Renu, Seema, day, hour. Renu is working for 2 hours per day. 2 hours per day. Now condition is given that they decide, Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu. Seema double numbers of hours के लिए काम करे, इसका मतलब 4 hours. While Renu agrees to work for double the number of days as Seema. इसका मतलब अगर Seema y days work करती है, then Renu work for 2y days. That's all. अब आगे और हम क्या कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से? डे है, आर है, एफिशिएंसी है, 2 and 3. तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, देन we will get the total work. Now total work done by Renu is 8y and total work done by Seema is 12y. दोनों ने एक साथ वर्क करना स्टार्ट किया था. If they are working together, then the total sum of their work is 8y plus 12y is equals to 120. So अगर सॉल्व करते हैं, y is 6. Now what we have to find out? The number of days Seema will work. And Seema will work for y days, and which is 6. So 6 is our answer. Okay. Now let's move to the next question. X, y and z be real numbers satisfying 4x square plus y square plus z square equals to a and 4x minus y minus z equals to 3 plus a. कंडीशंस हमें गिवन है, 2 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है एक्स, वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स. अगर 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस है, तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना तो पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू रीअरेंज, वी हैव टू कंबाइन देम, देन ट्राई टू सॉल्व दिस. सो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर equals to a, equation 1, then 4x minus y minus z equals to 3 plus a. अब कैसे सॉल्व करें? x और y को तो हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, बिकॉज इन वन इक्वेशन वी हैव x स्क्वायर, इन द सेकंड वी हैव x. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट a. अगर हम a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन 4x minus y minus z equals to 3 plus 4x square plus y square plus z square. Now let's rearrange. So 4x square, यहां से हमारे पास टर्म आएगा, अगर हम ओपन करते हैं 4x minus 4y minus 4z. इन्हें हम इस साइड शिफ्ट करते हैं, x का टर्म x स्क्वायर के साथ रखते हैं. सो minus 4x 4y स्क्वायर प्लस 4y 4z स्क्वायर minus 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब एक सिंगल इक्वेशन 3 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करें? सॉरी, दिस इज 4x. तो इसको समझते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. जब भी हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म भी साथ में है, एक्स भी साथ में है, तो हम इसे ऐसे ट्राई करते हैं, लाइक वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 4x. अगर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक करें, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, ऐसा सिमिलर सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं. ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. अगर ऐसा हमारे पास होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर.
क्या हम बोल सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बट देयर इज वन टर्म मिसिंग विच इज बी स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग, क्योंकि हमारे पास में बी स्क्वायर नहीं है। तो लेट्स ऐड वन, दिस इज बी, तो बी स्क्वायर ऐड करें, दैट मीन्स वन स्क्वायर ऐड करें। अगर हम ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हम हमारी तरफ से ऐड किया है, तो उतना ही सेम माइनस भी करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस वन एंड माइनस वन करें तो क्या हम इसे कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख सकते हैं दैट 2x माइनस वन होल स्क्वायर। इस टर्म को हमने परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में चेंज कर लिया। अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या हम ये बोलें कि अगर मैं यहाँ पे वन ऐड कर देता हूं, यहाँ पे भी वन ऐड कर देता हूं और यहाँ पे भी वन ऐड कर देता हूं, तो क्या इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। सेम जब हम यहाँ पे वन ऐड करते हैं तो इन दोनों फॉर्मूलाज में अगर मैं यहाँ पे प्लस 2ab कर दूं, दैट मीन्स आई विल गेट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो सेम अगर यहाँ पे प्लस है तो हम बोल सकते हैं दिस इज 2y प्लस वन होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस, एंड दिस इज 2z माइनस वन होल स्क्वायर। अब जितना हमने ऐड किया है सेम हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सो माइनस थ्री, थ्री को कैंसिल आउट कर देगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट नेक्स्ट? अब हम अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म्स की बात करते हैं, सो अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें, सो जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं एक्स स्क्वायर या तो जीरो होता है या फिर ग्रेटर देन जीरो होता है। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव टर्म होते तो इनका सम जीरो कभी नहीं आ सकता था। इसका मतलब ईच टर्म इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 2y प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, 2z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, सॉरी 2z माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन वी विल गेट x इक्वल्स टू हाफ, y equals to minus half and z equals to half। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, देन वी विल गेट a equals to 4 into 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो 3 will be our answer। Okay. Let's move to the next question। Very simple question from the cat perspective। In this question we have three equations: x square plus mx plus 9 equals to 0, x square plus nx plus 17 equals to 0, x square plus m plus n x plus 35 equals to 0 have a common negative root। कॉमन नेगेटिव रूट है। यहाँ पे नेगेटिव रूट की अगर हम बात करें दैट मीन्स इन सब में x की एक नेगेटिव वैल्यू रखने पे तीनों में वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, mx प्लस nx प्लस 35 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें फाइनली m और n की वैल्यू निकालनी है। नाउ इन द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 9 है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन से या तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स की वैल्यू रख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स की। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 9 को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या उसकी वैल्यू माइनस 9 आएगी। सो माइनस 9 प्लस एन एक्स प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट एन एक्स इक्वल्स टू माइनस 26। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हमने काम में ली। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन एक्स इन द सेकेंड इक्वेशन। So x square minus 26 plus 17 equals to 0। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं then we will get x square equals to 9। So x की टू वैल्यूज आएंगी 3 and minus 3। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? In this question it is given that have a common negative root। इन इक्वेशंस में x की नेगेटिव वैल्यू कॉमन है, सो यहां से 3 कैंसिल आउट होगा एंड x की वैल्यू -3 हम कंसिडर करेंगे।
अगर x की वैल्यू -3 यहाँ पे पुट करते हैं, n -3 इक्वल्स टू -26, सो 3n इक्वल्स टू 26। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ 3n। तो 3n इज 26। सेकेंड, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। लेट सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू -3, so 9 minus 3m plus 9 equals to 0. For, for this we get value of m is 6। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2m प्लस 3n की, तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं 2m प्लस 3n की, देन हमें मिलेगा 2m प्लस 3n, सो 2 into 6 plus 3 into 26 which is equals to 38। this is our answer। very simple question। now let's move to the next question। सपोज x1, x2, x3, x100 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हमें गिवन है, 100 टर्म्स गिवन है, सच दैट x5 -4 है, देन x6, x9, x11, x13 में एक इक्वेशन गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द x100, दैट मींस 100 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो इन एपी द nth term is defined as a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the difference, and n is the number of terms। तो अगर हम यहां से बात करें x5 की, सो x5 इज a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, सो a प्लस 4d। दैट मीन्स जो भी हमें टर्म निकालना है उससे वन लेस वैल्यू यहां रख दें। तो सेम अगर हमें x6 निकालना होता तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d। इसका मतलब जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उससे वन लेस हम d के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स यूज दिस इन दिस इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 इंटू x6 है, मीन्स a प्लस 5d, x9 है a प्लस x9 है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई वन लेस 8 बाय d, देन x11 है, सो a प्लस 10d, एंड x13 है, सो a प्लस 12d। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2a, देन दिस विल बी 4a प्लस 26d इक्वल्स टू 2a प्लस 22d। सिंप्लीफाई करें, सो 2a इक्वल्स टू -4d, सो a इक्वल्स टू -2d। दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड फर्स्ट हमें गिवन था x5 इक्वल्स टू -4, ये हमने अभी तक यूज नहीं किया है, सो x5 -4, दिस इज आवर इक्वेशन 2। फर्स्ट एंड सेकंड से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a की वैल्यू -2d रखेंगे, -2d प्लस 4d इक्वल्स टू -4, तो 2d इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स d की वैल्यू है -2। अगर हम सेम वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, सो a इक्वल्स टू -2 इंटू -2, दैट मीन्स आवर फर्स्ट टर्म इज 4। अगर हमारे पास a है, d है, दैट मीन्स x100 इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, सो x100 इक्वल्स टू a प्लस 100 टर्म है, दैट मीन्स वन लेस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 99d। 99d, तो 4 प्लस 99 इंटू -2, दैट मीन्स वैल्यू इज -194। आंसर ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अगेन लेवल ए क्वेश्चन। x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, x रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। देन एक इक्वेशन है लॉग के अंदर, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, देन यू विल फाइंड दैट बेस 10 है, 100 है, 1000 है, ऑल आर रिलेटेड, लाइक 100 इज 10 स्क्वायर, 1000 इज 10 क्यूब। अगर हम सबको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें, देन वी कैन सिंपली यूज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स। व्हाट इज दिस बेसिक प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास बेस में या लॉग के अंदर किसी भी टर्म में पावर्स होती है, तो उन पावर को यूज कर सकते हैं। कैसे? लाइक लॉग n बेस p है, अगर यहाँ पे पावर b होता है तो हम इस पावर को बाहर लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है log n बेस p। बट अगर यही पावर जो है वो बेस पे हो, तो इस पावर को जब हम लॉग से बाहर लेके आते हैं, देन वी विल गेट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम, दैट मीन्स 1 बाय a। जब a बाहर आएगा तो उसका क्या होगा? 1 बाई होगा। तो क्या हम ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हैं?
अगर हम ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं देन हमें मिलेगा 4 log x बेस 10। ये पावर 2 अगर हम बाहर लेके आते हैं, बेस की पावर है, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो log x बेस 10। ये 3 बाहर लेके आते हैं तो 8 इंटू 1/3, देन अगेन log x बेस 10 इक्वल्स टू 13। सिंप्लीफाई करें, log x बेस 10 इज कॉमन, सो log x बेस 10 बाहर हमारे पास है 4 प्लस दिस विल कैंसिल आउट 2 8/3 विच इज इक्वल्स टू 13। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं देन वी विल गेट 26/3। मींस अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो log x बेस 10 इक्वल्स टू 3/2। हमें फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। दैट मीन्स हमें x के आसपास कुछ निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो मेन है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में log है, x कैसे निकालें? तो एक सिंपल सा रूल है कि अगर हमारे पास में log हटाना है, log n बेस p है और इधर x है, अगर हम log हटाना चाहते हैं तो इस बेस को ऑपोजिट साइड का बेस बना दो, दैट मीन्स n इक्वल्स टू p रेज टू पावर x। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहां से बेस हटाना चाहते हैं, दैट मीन्स उस बेस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, बट जब बेस दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो वो log के बेस में चला जाएगा। तो सेम हम यहां पे कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3/2। नाउ पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 क्यूब रेज टू पावर 1/2। 10 क्यूब इज 1000 एंड 1/2 इज रूट, तो x इक्वल्स टू रूट 1000। अब रूट 1000 की वैल्यू कैसे निकालें? या तो आप प्रॉपरली रूट निकाल लीजिए, अदरवाइज हमें निकालना है द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। x से बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। दैट मीन्स हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम एक रफ आइडिया अगर लेके चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि 30 स्क्वायर इज 900, दैट मीन्स 900 का रूट करते हैं 30 आता है। 31 स्क्वायर इज 961 एंड 32 स्क्वायर इज 1024। दैट मीन्स अगर 961 का रूट करेंगे तो 31, 1024 का करेंगे तो 32, बट व्हाट अबाउट 1000? इसका मतलब 31 और 32 के बीच में कहीं लाई करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 31 पॉइंट समथिंग। हमें निकालना क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। दैट मीन्स x से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू है 31 पॉइंट समथिंग। 31 से लेस, 31 पॉइंट समथिंग से लेस बहुत से इंटीजर होंगे, 31, 30, 29, 10, 5, 0, बट हमें निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा और उससे एक्सीड भी नहीं करे, तो वो क्या होगा? 31। हमारा आंसर क्या होगा? 31। सो 31 विल बी आवर आंसर। Clear? Let's move to the next one. There are 4 numbers such that the average of first 2 numbers is 1 more than the first number. 4 numbers हैं. Let's assume numbers are A, B, C and D. The average of first 2 numbers, इनका जो average है, that is A plus 1 more than the first number. Then the average of first 3 numbers is 2 more than the average of first 2 numbers. फिर हमें दिया एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। हमें निकालना डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मतलब आए द फर्स्ट और लास्ट के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। अब हमने पढ़ा है कि सम जो है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज बोल सकते हैं, और एवरेज इज सम अपॉन एन। तो अगर हम 2 टर्म्स की बात करें तो इनका सम क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस 1, ए प्लस बी का सम विच इज 2a प्लस 2 ए प्लस बी। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो b हमें कितना मिलेगा? a प्लस 2 मिलेगा। देन नेक्स्ट गिवन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। फर्स्ट 3 नंबर्स का अगर हम एवरेज की बात करें तो क्या है? 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। दैट मीन्स इससे 2 मोर है तो a प्लस 3। दैट मीन्स अगर हम
ए प्लस बी प्लस सी के सम की बात करेंगे तो वो क्या होगा 3 इंटू ए प्लस 3। तीनों टर्म्स का सम इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं बट इतना ये बेसिक है तो हम डायरेक्टली लिखें 3a प्लस 9 ए प्लस बी ए प्लस 2 प्लस सी। अगर हम सिंप्लीफाई करें 2a 3a 1a बचेगा सो सी की वैल्यू आएगी a प्लस 7। दिस इज आवर थर्ड नंबर। देन and the average of first 4 numbers is 3 more than the average of first 3 numbers। मतलब 4 नंबर्स जो है उनका एवरेज जो है that average is 3 more than the average of first 3 numbers। इनसे 3 more है that means a plus 6। इसका मतलब इनका जो सम होगा a plus b plus c plus d is 4 times of a plus 6। सिंप्लीफाई करें इनका सम कितना आएगा 3a plus 9 प्लस डी। ये हमने यहाँ पे यूज किया सम, इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 a plus 24 सॉल्व करेंगे सो आर डी इज a plus 15। दिस इज आर फोर्थ टर्म। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out the difference between the largest and the smallest number। So this is the largest number, this is the smallest number, so difference between largest and smallest equals to 15। This is our answer। Very simple question। आप इस अप्रोच से जा सकते हैं और बेसिक, एकदम बेसिक सी अप्रोच है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Now, okay, let's move to the next one। In the xy plane, the area in square units of region defined by the inequalities। Inequalities में area defined है, वो हमें निकालना है। There are two inequalities given। The first inequality is very simple। It looks like an equation of line। पावर 1 है x एंड y में। सेकंड जो है वहां पे पावर जो है वो स्क्वायर में टर्म्स है। एंड अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, कौन से फिगर की इक्वेशन है? तो जब हम बात करें इसकी, तो जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने दो तरीके से देखी होगी। एक हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं x माइनस 1a होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर जो है सर्कल के वो a एंड b है एंड रेडियस है r। एक ये है, बट ये इक्वेशन ऐसी तो दिख नहीं रही। दूसरा, इसी इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं, इसके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, देन ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या ये सिमिलर से इक्वेशन है? अगर ऐसा केस है तो यहां से सेंटर कैसे निकालते हैं? या तो आप क्वाड्रेटिक में यूज करके, क्वाड्रेटिक टर्म्स यूज करके परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कीजिए। अदरवाइज डायरेक्टली हम बोलते हैं कि माइनस जी एंड माइनस एच जो है वो सेंटर होंगे। जी और एच कहां से आ रहे हैं? एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। एंड व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस विल बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। तो हम डायरेक्टली यही यूज कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो क्या यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हैं, अगर हम इसे दोनों इनइक्वालिटीज में ब्रेक करें सो -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y, एंड द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां से सेंटर्स निकालने के लिए जाते हैं तो सेंटर क्या होंगे हमारे? अगर हम यहां बात करें तो 2g इक्वल्स टू 4 एंड 2h इक्वल्स टू -4। सेंटर क्या होगा? -g एंड -h। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो सेंटर होगा हमारा -2 एंड 2। क्या सेम यहां पे भी 2g एंड 2h है? तो क्या हम बोल दें कि इसका भी सेंटर -2 एंड 2 होगा? इसका मतलब दोनों एक ही सेंटर से सर्कल बन रहे हैं।
रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। तो माइनस का टर्म और प्लस का टर्म स्क्वायर में बोथ आर सेम, सो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस सी। व्हाट इज सी? सी इज 4। तो सॉल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 2। बट जब हम इस सर्कल की बात करते हैं, सो रेडियस इज रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 2√2। इसका मतलब हमारे पास दो सर्कल है, एक की रेडियस 2 है, एक की रेडियस 2√2 है। अब ये था जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं। इन इनइक्वलिटीज के साथ हम इन सर्कल्स को कैसे रिलेट करेंगे वो मेन समझने वाली बात है। तो इन इनइक्वलिटीज के साथ जब हम जाते हैं तो एक सिंपल सा पॉइंट समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर वो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हम जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे हम सर्कल की सरकमफेरेंस पे बात कर रहे हैं। बट अगर इक्वेशन जो है वो लेस देन जीरो है, इसका मतलब हम सर्कल के इनर पार्ट के एरिया की बात कर रहे हैं, कि हम सर्कल के अंदर जो है उस एरिया की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर इक्वेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हम सर्कल के बाहर के एरिया की बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेम यहां पे क्या होगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस 2 है, यहां पे हम ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस सर्कल का जो है हमें आउटर पार्ट कंसिडर करना है, एंड इक्वल टू है, इसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस भी। बट जब हम इस सर्कल की बात करें तो इक्वेशन जीरो से लेस है, इसका मतलब इस सर्कल के हम इनर पार्ट की बात कर रहे होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब दोनों सर्कल एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोनों सर्कल का। अगर हम रफ डायग्राम बनाएं यहां पे, तो सेंटर जो है वो होगा -2 और 2। ये जो है इसकी रेडियस है 2, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ डायग्राम है। कहां से पास होगा क्या होगा वो बात नहीं कर रहे, मेन बात है कि हमारा सेंटर जो है, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा सेंटर होगा, ये सर्कल है। देन ये हमने बनाया है जिसकी रेडियस 2 है, तो जिसकी रेडियस 2√2 होगी, सेम पॉइंट है सेंटर का पॉइंट है -2 और 2। तो दूसरा सर्कल बनेगा यहां से। अब जो आउटर वाला सर्कल है उसका हमें, जिसकी रेडियस 2√2, उसके हमें अंदर वाले पार्ट की बात करनी है, और जो इनर सर्कल है उसके बाहर वाले पार्ट की बात करनी है। तो दोनों में अगर कॉमन की बात करें कि इनइक्वालिटी में ये भी है एंड ये भी फॉलो करना है, इसका मतलब हम उस कॉमन एरिया की बात करें तो ये जो कॉमन एरिया है, क्या हम बोल सकते हैं ये जो कॉमन एरिया है हम एरिया ऑफ रिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, यहां पे हम दो सर्कल्स को कंसिडर कर रहे हैं, और उन दोनों सर्कल्स से वो एक ही सेंटर से है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो उनका जो एरिया ऑफ रिंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास में वो है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+4। तो अगर हम यहां से एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, लाइन होगा, इक्वल ले लेते हैं, सो y इक्वल्स टू x+4। अब हमारे पास में ऑलरेडी यहां पे हम सर्कल्स ड्रॉ कर चुके हैं जहां पे सेंटर जो है वो है -2 और 2, दोनों सर्कल का। यहां पे पॉइंट्स पुट करते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं तो y इज 3, x को अगर मैं -2 पुट करता हूं y इज 2, x को -3 पुट करता हूं y इज 1। तो अगर हम यहां से ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स ड्रॉ द लाइन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 1 -1 -1 2 -2। वी नीड मोर स्पेस, तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं मेजरमेंट्स। सो दिस इज आवर सेंटर, -1 -2 -3 1 2 एंड 3। सो आवर लाइन विल पास लाइक -1 पे 3, -3 पे 1। सो आवर लाइन विल पास लाइक दिस। दिस इज आवर सेंटर -2 और 2। अब अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, दैट मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+4 है।
इसका मतलब जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन जो है, जब हम यहां पे बात करते हैं x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू कहां आएगी? ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का कि ये लाइन जो है ये ऊपर एरिया लेगा या नीचे लेगा। हम बोलेंगे x अगर -1 रखते हैं तो y क्या होगा? ग्रेटर देन 3 होगा। इसका मतलब -1 पे यहां पे हमने रखा तो y इससे ऊपर वैल्यू लेगा। -2 रखा तो y ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब ये ऊपर वैल्यू लेगा। तो हम ये बोल दें कि यहाँ पे जब हम इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें कौन से सेक्शन की बात करनी है? इस लाइन के अपर वाले सेक्शन की बात करनी है। तो अपर वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब लाइन बोल रहे हैं अपर वाले सेक्शन में। जब हम सर्कल्स की बात कर रहे थे तो एक सर्कल हमारा यहां से जा रहा था, एक सर्कल हमारा ये जा रहा है। तो इस सर्कल में हम कॉमन एरिया इसकी बात कर रहे हैं। तो वो कॉमन एरिया कौन सा है जो कि लाइन लाइन के साथ भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड सर्कल्स के साथ भी सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम उसको, जस्ट अ मिनट, जब उस कॉमन एरिया की बात करते हैं तो क्या वो कॉमन एरिया ये है? इसका मतलब अब ये जो लाइन है, ये लाइन सेंटर से जा रही है। इसका मतलब क्या है? डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम रिंग को पूरा रिंग कंसिडर कर रहे थे जब हम इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे। बट जब लाइन आ रही है तो लाइन उसके अपर पार्ट को ले रही है। इसका मतलब जो कॉमन एरिया होगा, जो एरिया रीजन होगा, रीजन डिफाइंड होगा, दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रिंग, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रिंग। दिस इज क्लियर। एरिया ऑफ रिंग की जब हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग के लिए हम क्या करते हैं? आउटर सर्कल का एरिया, आउटर सर्कल का एरिया एंड इनर सर्कल का एरिया, तो माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो रिंग का एरिया होता है। पाई कॉमन r1 स्क्वायर, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 2√2, जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई बाय 2, 8 माइनस 4, तो हमारा आंसर होगा 2 पाई। दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, हम इसे टाइप सी में रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question. The income of Kamal, Amal, and Vimal are in the ratio 8:6:5. They rent a house together, and Kamal pays 15%, Amal pays 12, Vimal pays 18% of their respective income. Okay. Then in October, the house rent remains unchanged while their income increases by 10, 12, and 15. House rent same है, income increase हो गया. What we have to find out? We have to find out the percentage of their total income they will that will be paid as house rent. That means अक्टूबर में हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट। दैट मीन्स हाउस रेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें आंसर परसेंटेज में फाइंड आउट करना होता है, दैट मीन्स हम वैल्यूज को हमारे अकॉर्डिंग कंसिडर अज्यूम कर सकते हैं। कमल, अमल एंड विमल, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकी इनकम 8:6:5 के रेशियो में, फाइनल आंसर परसेंटेज में है, देन वी कैन कंसिडर दिस 800, 600 and 500. Then their house rent is, their rent is 15%, 12% and 18%. अगर हमारे पास टू जीरोज हैं तो हम इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमारा परसेंटेज क्या होगा? अगर हम 15% की बात कर रहे हैं तो 15% इज 120, 12% परसेंटेज, टू जीरोज कैंसिल आउट, सो 12 into 6 72, 18 into 5 90. दिस इज आवर रेंट। अब इनकम चेंज हुई है बट रेंट चेंज नहीं हुआ है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल हाउस रेंट हमारे पास यहाँ पे टोटल हाउस रेंट रिक्वायर्ड था, जो कि हमारे पास में आ जाएगा 120, 90, 210। 1 सेकेंड, या 120 and 90, 210 and 72 is 282 rupees. This is the rent paid by them. Now in October, this is the income of September. In October हमें निकालनी है the total income in October। कितना इंक्रीज हुआ है? The house rent remain unchanged while their income increases by 10%। अगर यहाँ 10% का इंक्रीज करें
तो या तो आप इनकम निकाल सकते हो या सिर्फ इंक्रीज निकाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो अक्टूबर में हम इंक्रीज निकालने सिर्फ 80 रुपीज का, यहाँ 12% का इंक्रीज हुआ है तो 72 रुपीज का, एंड यहाँ पे 15% का इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स द इंक्रीज इज ऑफ 75 रुपीज। और टोटल इनकम अगर निकालनी है, हमने सिर्फ इंक्रीज क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज द नंबर्स इन द नंबर्स ऑफ द सितंबर इनकम आर वेरी इजी टू एड। 1900, नाउ व्हाट इज द टोटल इंक्रीज? द टोटल इंक्रीज इज 152 227 रुपीज। इतना क्लियर? आगे चलें। अब अगर टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, देन द टोटल इनकम इज 2127 रुपीज। हमें फाइंड आउट करना है 282 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2127, जो कि हम इजीली कैलकुलेटर हमारे पास अवेलेबल, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। बट अगर ये कैट के अलावा जेट में आ जाए, किसी और एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन हो, तो हम यहाँ पे आइडिया लेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करें कि हमारे जो भी आंसर हैं वो सारे 10 टू 12 13 14 15 की रेंज में है। तो एक रफ आइडिया के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर हम बात करें 2127 की 10% अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 212.7, तो लेट्स टेक 212। नाउ 212 अगर 10% है तो 282 तक जाने के लिए हमें कितना इंक्रीज और चाहिए? वी नीड इंक्रीज ऑफ 70। तो कितना इंक्रीज करें? अगर मैं 1% इंक्रीज करता हूं दैट इज 21.2, ना 2% इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स 42.4, नहीं ये भी नहीं है। 3% इज 63, कहीं ना कहीं नियर बाय है। 4% इज 84.8। इसका मतलब जब हम 3% से ज्यादा इंक्रीज करते हैं, 3% से 4% के बीच में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। सो और आंसर मस्ट बी बिटवीन 13 टू 14%। तो 13 टू 14% हमारा एक आंसर है 13.26। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? अदरवाइज कैलकुलेटर है, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करिए। ओके, so let's move to the next question. There are two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road. Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A starting at the same time. They cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. तो 1 hour 30 minutes है. Then Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil. Start करते हैं सॉल्व करना. So A and B are two places which are 45 kilometers apart. Anil is starting from A, Sunil is starting from B. Starting at the same time, they cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. अगर वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो लेट्स टेक कि ये उनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्रॉस करते हैं। अगर सेम टाइम पे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? जितना टाइम अनिल को वहां तक पहुंचने लगा, मतलब उन्होंने 10 बजे अगर चलना स्टार्ट किया, दैट मीन 11:30 बजे अनिल एम पे होगा, एंड द सेम टाइम सुनील भी वहीं पे होगा। दोनों 1 hour 30 मिनट तक ट्रेवल कर रहे हैं। सो दैट 1 hour 30 मिनट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 3/2 आवर। तो हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक अनिल को जाने में 3/2 आवर लगा एंड सुनील को आने में 3/2 आवर लगा। तो ये क्या होगा? इनका मीटिंग टाइम। लेट्स डिनोट दिस बाय टी, सो 3/2 आवर। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मीटिंग क्रॉस किया उन्होंने, अब अनिल बी की तरफ मूव कर रहा है एंड सुनील जो है वो ए की तरफ मूव कर रहा है। जब हम इधर मूव की बात कर रहे हैं तो यहां से अनिल बी की तरफ जाएगा, ये पाथ नहीं होगा, ये समझने के लिए कि अनिल इधर जा रहा है और सुनील इधर जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes। सो 1 hour 15 मिनट को सिंप्लीफाई करके 5/4 आवर ले लें। सुनील से 5/4 आवर्स लेट पहुंचता है, तो लेट्स अज्यूम कि ये T1 आवर लेता है और ये T2 आवर लेता है पहुंचने में आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। नाउ T2 इज व्हाट? 5/4 आवर्स मोर देन अनिल, सॉरी सुनील। यहां पे हम एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टीएचडी में कि पास आने का टाइम, मीटिंग टाइम जो है, और वहां से एक दूसरे से दूर जाने का टाइम जो है, उनका प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो मीटिंग टाइम है, लाइक T1 into T2 equals to T square।
सिंप्लीफाई करें सो T1 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3/2। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा T1 और T1 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 9/4। कैंसिल आउट करें। आफ्टर कैंसिलिंग दिस आउट हमें मिलेगा लाइक 4T1 स्क्वायर प्लस 5T1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें T1 की दो वैल्यूज मिलेगी, -9/4 एंड 1। अब टाइम जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी 1। तो क्या हमें टाइम पता लग गया? किसका टाइम? सुनील का यहाँ पहुंचने का। इसका मतलब सुनील को 1 आवर लग रहा है आगे पहुंचने में, और यहाँ पे लग रहा है 9/4 आवर आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर। तो अनिल की स्पीड ऑफ अनिल अगर हमें निकालनी है तो क्या हमें बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अनिल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? अनिल ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 45। टाइम कितना लगा? मीटिंग पॉइंट तक आने में 3/2, देन आगे क्रॉस करने के बाद में बी तक पहुंचने में 9/4। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर ऑप्शन सी। दिस इज अ मेथड 1। सेकंड, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि हम इसे डायरेक्टली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, 45 किलोमीटर डिस्टेंस है। अनिल यहां से यहां पे आया, सुनील यहां से यहां पे आया। लेट्स अज्यूम इसकी स्पीड है S1, सुनील की स्पीड है S2। जब दो लोग एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जो है हम उन दोनों को ऐड करके निकाल लेते हैं। सो रिलेटिव स्पीड इज S1 प्लस S2। मीटिंग टाइम क्या होता है? मीटिंग टाइम होगा दोनों कंबाइन स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे D/S1 प्लस S2। मीटिंग टाइम हमें कितना गिवन था? 3/2 आवर। अभी हमने यहां से लिया था 3/2 आवर, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो 3/2 D/S1 प्लस S2 45। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो S1 प्लस S2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितना? 30। अब अगर हम ऑप्शंस को अच्छे से देखें, दोनों की स्पीड का सम कितना है? 30। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अनिल रीचेज एग्जैक्टली 1 आवर 50 मिनट्स आफ्टर सुनील। जितना सुनील टाइम ले रहा है उससे 1 आवर 15 मिनट्स मतलब 5/4 आवर एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। जब हम उसकी बात करें, इसका मतलब स्पीड ऑफ अनिल इज लेस देन सुनील। अगर दोनों का सम 30 है, S1 प्लस S2 30 है, अगर मैं दोनों को 15-15 रख लूं तो ये तो इक्वल हो गए। इसका मतलब S1 को 15 से लेस रखना पड़ेगा, इधर 14 रखो तो इधर 16। तो क्या हम बोल सकते हैं कि S1 इज डेफिनेटली लेस देन 15? तो अगर 15 से लेस है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 16 एंड 18। अभी दो ऑप्शन है 14 और 12। कोई भी एक को आप स्पीड कंसिडर करके टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर हम बोल देते हैं 12 इज कंपेरेटिवली सिंपलर देन 14, तो हम उसे अज्यूम करते हैं लेट S1 इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब इसी के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? अनिल को टोटल टाइम कितना लगा? 3/2 इनिशियली लगा था इतना टाइम, ठीक है। इसको हटा दें एक बार। अगर इसकी स्पीड इतनी है तो टोटल टाइम ऑफ अनिल को टोटल टाइम कितना लगेगा? 45/12। सॉल्व करें तो ये आएगा 3 आवर 45 मिनट्स। सुनील को कितना टाइम लगना चाहिए? उनका पास आने का टाइम है 3/2 आवर, उसके बाद में उनके टाइम में डिफरेंस है। दैट मींस अगर इसको 3 आवर 45 मिनट लग रहे हैं तो हम उसका टाइम डिफरेंस चेक करते हैं। तो अगर S1 12 है तो S1 प्लस S2 30 है, तो S2 कितना होगा? 18।
सुनील को कितना टाइम लगेगा, सुनील का टाइम, तो सुनील का टाइम कितना होगा 45/18। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 2 hour 30 minute। क्या दोनों के टाइम में 1 hour 15 minute का डिफरेंस है? अगर 1 hour 15 minute का डिफरेंस है दैट मीन्स 12 इज आवर राइट ऑप्शन, तो 12 हमारा आंसर होगा। क्या होता कि अगर आंसर्स ये डिफरेंस सेम नहीं आता, दैट मीन्स 12 इज नॉट आवर आंसर, तो 14 हमारा डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। एक और अप्रोच है, अगर क्लिक करें तो हम इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज ध्यान है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ABCD is a rectangle with sides AB, BC 56 and 45 centimeter. So let's take this as a rectangle ABCD। ये रेक्टेंगल ही एज्यूम करना है, ये थोड़ा सा लाइन को माइंड नहीं करना है। सो दिस इज 56 सेंटीमीटर, दिस इज 45 सेंटीमीटर, 90 डिग्री 90 डिग्री रेक्टेंगल है। तो इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है दैट मीन्स AB और CD इक्वल है, तो मिड पॉइंट है तो इसे 28 28 कर दें, हाफ हाफ। Then in the length, the radius of in circle of triangle ADE, this is the triangle ADE. This angle is 90 degree. If this is 28, this is 45, equal to opposite side. In radius निकालनी है हमें, सॉरी रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालनी है जिसे हम बोलते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में जो हम यूज करते हैं दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। एरिया हम इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमें हाइपोटेनस तो निकालना है। अगर हम हाइपोटेनस निकालने के लिए जाते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 45 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 45 स्क्वायर इज 2025, 28 इज 784। सॉल्व करेंगे 2809। अब 2809 या तो आप स्क्वायर रूट निकालें, अदरवाइज आप एक रफ एस्टिमेट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है साइड हाइपोटेनस मोस्ट लाइकली इंटीजर होने के चांसेस है। सो 2809 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? तो अगर हम 50 स्क्वायर करें 2500, 55 स्क्वायर करें दैट मीन्स 3025। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये 50 to 55 के बीच में कोई नंबर होगा। अब वो नंबर कैसे फाइंड आउट करें? तो अगर हम उस नंबर को फाइंड आउट करना है हमें, तो हम सिंपली ये ले सकते हैं कि लाइक 51 का स्क्वायर यूनिट डिजिट यूज कर सकते हैं, लास्ट में 1 आएगा। 52 का स्क्वायर लास्ट में 2 आएगा। 53 का स्क्वायर 52 स्क्वायर लास्ट डिजिट 4 आएगी। 53 स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आएगी। दैट मीन्स ये 53 का स्क्वायर है। और अगर आपको स्क्वायर्स निकालने आते हैं तो हम इजीली 51, 52, 53 के स्क्वायर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमारा हाइपोटेनस इज 53 सेंटीमीटर। या तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम यहां पे बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। तो बेस है, परपेंडिकुलर है, दोनों को ऐड करेंगे, हाइपोटेनस को माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक ए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%। तो बैंक ए है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, तो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स की बात करेंगे दैट मीन्स टाइम हमें पता नहीं है, तो टाइम को हम टी ले लेते हैं। यहां से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं एंड अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट क्या करना है वो भी चेक करते हैं। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड दैट मीन्स अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी, देयर इज अनदर बैंक बी फॉर अनदर 5 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ पे टाइम जो है 5 ईयर्स के लिए एक अमाउंट डिपॉजिट किया, एंड व्हाट इज द अमाउंट जो हमें फर्स्ट से मैच्योरिटी पे मिलेगा, कितने टाइम के लिए, ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, दिस रेट पे। तो अमाउंट निकालें।
ना अमाउंट कैसे फाइंड आउट करें? तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट यू कैन सिंपली यूज PRT बाय 100, और हम बोल सकते हैं 1 ईयर में 5% मिल रहा है, दैट मीन्स 500 रुपीज वी आर गेटिंग इन 1 ईयर. तो T ईयर्स में कितना मिलेगा? 500T. तो अमाउंट कितना हो गया? 10,000 प्लस 500T. यही जो अमाउंट है ये बैंक बी का क्या है? प्रिंसिपल. ओके, नाउ what is given if the interest received from bank A and bank B are in the ratio 10:13. इन दोनों का जो इंटरेस्ट है उसका रेशियो गिवन है, इसका मतलब यहां से भी इंटरेस्ट निकालें. सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 3000 प्लस 150T. अगर हमें दोनों का रेशियो गिवन है बाय 3000 प्लस 150T इक्वल्स टू 10/13. सिंप्लीफाई करें, हमें निकालना क्या है? देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड ईयर्स इन बैंक ए, ये हमें फाइंड आउट करना है. सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, एक 0 यहां नीचे से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो 65T इक्वल्स टू 300 प्लस 15T. सो T विल बी इक्वल्स टू 6 ईयर्स. ये हमारा आंसर होगा. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझते हैं. हमें गिवन है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, लेट an बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट n. an जो है वो लार्जेस्ट इंटीजर है, नॉट एक्सीडिंग रूट n. इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब है कि an जो है लेस देन इक्वल्स टू रूट n है, एंड an जो है वो क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर भी है. इसका मतलब कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं समझने के लिए. अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो a1 लेस देन इक्वल्स टू रूट 1. तो वैल्यू कितनी आई रूट 1 की? 1. इसका मतलब a1 कितना आ जाएगा? 1. अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि n की वैल्यू मैं लेता हूं 5. तो a5 लेस देन इक्वल्स टू रूट 5. रूट 5 इज 2.2. अब a5 के साथ एक कंडीशन है an के साथ, दैट वो लार्जेस्ट इंटीजर है बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने x में किया था, जहां x की वैल्यू हम 31 पॉइंट समथिंग निकाल रहे थे, रूट 1000. सो a5 2.2 से लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है. इसका मतलब उसके पास ऑप्शन है 2.2, ये अपर लिमिट है. उससे नीचे जाएगा 2, 1, 0.9, सारी वैल्यूज ले सकता है. बट क्या है कंडीशन? लार्जेस्ट इंटीजर. इसका मतलब अगर लार्जेस्ट इंटीजर है तो a5 की वैल्यू क्या होगी? 2. आई होप दिस इज क्लियर. सेम एक और एग्जांपल लेते हैं. लाइक a, अगर मैं 10 लेता हूं, n की वैल्यू 10 लेता हूं, तो a10 क्या होगा? रूट 10. रूट 10 इज 3 पॉइंट समथिंग. अगेन 3 पॉइंट समथिंग है तो क्या होगा? a10 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग इसका थ्रेश होल्ड है, और उससे नीचे 3, 2.5, 2 ये सारी वैल्यूज ले सकता है. बट a जो है वो एक इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें लेना है. इसका मतलब हम कहां लेंगे? 3 पे. इसका मतलब a10 क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा. एक और वैल्यू लेके समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं तो a4 लेस देन इक्वल्स टू रूट 4. ये क्या है? 2. तो क्या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसकी अपर लिमिट जो है वो 2 है? तो हम 2 से नीचे जा सकते हैं, 1.9, 1.8, 1, 0. बट a4 2 तक जा सकता है और इंटीजर भी ले सकता है, तो क्यों ना ये अपर लिमिट ही ले लीजिए. इसका मतलब अगर रूट में जो भी टर्म्स हैं उनको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर अगर परफेक्ट बिना पॉइंट के आ रहा है तो हम वही सेम वैल्यू ले लेंगे, और अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट वाली वैल्यू को हटा के वही इंटीजर ले लेंगे. अब कब ऐसा होगा कि पॉइंट में आ रहा है आंसर? जब हम बात कर रहे हैं हमने 10 रखा, 5 रखा जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, बट जब हम 1 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, अगर हम 9 रख दें, a9, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3. इसका मतलब हम 3 ले सकते हैं. तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर्स को रूट के अंदर रखेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएगी? वही आएगी. अदरवाइज वैल्यू क्या होगी? उस पॉइंट
कि हम वैल्यू हटा देंगे और उससे छोटा वाला इंटीजर ले लेंगे। लाइक 3 पॉइंट समथिंग था तो 3, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2, 8 पॉइंट समथिंग है तो 8, 7 पॉइंट समथिंग है तो 7, 5 पॉइंट समथिंग है तो 5, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है 5 है तो 5, 3 है तो 3। इतना क्लियर? क्या इसकी वैल्यू समझ में आ गई? ए एन बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग रूट एन। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, A1, A2, A50 तक की। तो अगर हम A1 की बात करें तो हम देखते हैं कि कहां कहां पे वैल्यूज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे होंगे। इसका मतलब हमारे पास 50 तक जब हम जाएंगे, इसका मतलब n की वैल्यू हम 1 से लेके 1 2 3 4 50 तक रख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कहां कहां पे आएंगे? 1 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब √1। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो √1 1 आएगा। जब हम 4 रखेंगे तो √4 क्या आएगा? 2 आएगा। जब हम 9 रखेंगे तो √9 3, फिर 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो √16 4, 25 परफेक्ट स्क्वायर है सो 5, 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो 6, फिर 49 परफेक्ट स्क्वायर है तो 49 का √7। बाकी वैल्यूज का क्या? तो हम बोलते हैं कि अगर मैं 1 का √1 आ रहा है और 4 का √2 आ रहा है तो उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी उनका रूट क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। 4 से लेके 9 तक जो भी वैल्यू होगी, 4 पे √2 आ रहा है, 9 पे 3 आ रहा है, इसका मतलब उसके बीच में जो भी वैल्यूज लाई कर रही होगी उन सबका √2 पॉइंट समथिंग आएगा। सेम अगले नंबर का 3 पॉइंट समथिंग, नेक्स्ट नंबर्स का 16 टू 25 का 4 पॉइंट समथिंग, देन 5 पॉइंट समथिंग, देन 6 पॉइंट समथिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम इतना लेके चल रहे हैं तो अब इन्हें हम फाइंड आउट करते हैं कि A1, चलिए A1 की वैल्यू क्या होगी? 1। A1 लेना है हमें, तो A1 की वैल्यू 1। कहां तक 1 आएगा? जब तक कि 2 नहीं आ जाता, मतलब A1 से लेके A3 तक 1 आएगा। फिर A4 पे 2 आया है, कब तक 2 आता रहेगा? जब तक हम यहां नहीं पहुंच जाते, 9, 3 नहीं आ जाता। इसका मतलब A4 से लेके A8 तक 2 आता रहेगा। फिर 3 कहां पे आया? 9 पे आया। कब तक आएगा? जब तक हम 16 तक नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब a की वैल्यू जब हम n की वैल्यू 9 से लेके 15 तक लेंगे तब तक हमें हर बार क्या मिलेगा? विल गेट 3। एंड द सेम 16 पे हमें 4 मिल रहा है, तो जब हम n की वैल्यू 16 लेंगे तो 4 मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ जाता, विच इज 25। तो A24 तक 4। सेम जब हम बात करें A25 टू A35 क्या आएगा? 5। ना क्लियर? चलिए तो आगे अगर हम देखें तो A36 से A48 तक क्या आएगा? 6। और आगे हमारे पास है A49 और A50 पे क्या आएगा? 7 7। इतना क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 1 2 3 3 टर्म्स है तो 3। यहां कितने टर्म्स है? जस्ट लेट मी चेंज द इंक। यहां कितने टर्म्स है? 5। तो 2 इंटू 5 10। हमें इन सबको ऐड करना है तो 2 2 2 2 5 टाइम ऐड होगा। There are 7 terms, so 21. There are 9 terms, so 36. There are 11 terms, so 55. There are 12, 13 terms, so 78. There are 2 terms, so 14. ऐड कर दे सबको। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 10 13 34 70 125 125 and 8 133 203 217. 217 is our answer. I hope this is clear. Okay, let's move to the next question. This is the one this is the simplest question of this paper. क्या गिवन है? 10 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम पहले 10 को डिवाइड करते हैं, नंबर को उसके रिमाइंडर से रिप्लेस किया जा सकता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। सो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं सो रिमाइंडर इज 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 100 बाय 7। व्हाट नेक्स्ट?
3 तो 7 से डिवाइड भी नहीं होगा। देन हम फोकस करते हैं रिमाइंडर 1 और -1 फाइंड आउट करने पे। तो 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो कि डिवाइड करने पे 7 से 1 या -1 रिमाइंडर देगी? सो 3 की पावर 1, 3/7 नहीं, 3 स्क्वायर 9/7, रिमाइंडर इज 2। देन 3 क्यूब 27/7, 28 अगर होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, दैट मीन्स वी आर 1 लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर, सो -1 इज द रिमाइंडर। दैट मीन्स 3 की पावर 3 जब भी होगी वी कैन रिप्लेस दैट पावर बाय -1। क्लियर? सो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता पावर, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 पावर अलग, देन वी हैव 3 की पावर 99। और 3 पावर 99 को अगर हम ब्रेक करें तो 3 क्यूब रेज टू पावर 33, ब्रैकेट होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है और पावर मल्टीप्लीकेशन में है, देन वी कैन यूज द ब्रैकेट 3 into 33/7। नाउ 3 क्यूब can be replaced by -1, so 3 into -1 raised to power 33/7, so 3 into -1/7, so -3/7। If number is less than 7, number is less than divisor, then we can easily then उसी नंबर को हम रिमाइंडर बोल देते हैं, so remainder is -3। बट रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड द डिवाइजर। डिवाइजर ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, एंड दिस 4 इज आवर रिमाइंडर। आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन, पढ़ने में थोड़ा लेंदी है बट हम इसे कैटेगरी ए में रखेंगे। A shopkeeper wants to sell a certain quantity of grains. It sells half the quantity and additional 3 kg of these grains to the first customer. Then it sells half of the remaining and additional 3 kg to second. Then again he is doing the same. And after 3 customers, there are no grains left. Then we have to find out the initial quantity of grain. तो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक हम मल्टी वेरिएबल अप्रोच यूज करते हैं, एक हम रिवर्स अप्रोच यूज करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट मल्टी वेरिएबल अप्रोच से देखते हैं। मेथड 1 हम बोलते हैं लेट्स अज्यूम टोटल क्वांटिटी इज 2x। वाई 2x? क्योंकि हमें उसका हाफ करना है, सोल्ड एंड रिमेनिंग। नाउ शॉपकीपर कस्टमर को क्या दे रहा है? हाफ द क्वांटिटी। तो पहले हाफ करते हैं, उसने हाफ दे दिया और हाफ उसके पास रिमेनिंग रहा। बट हुआ क्या? कस्टमर ने कहा नो आई नीड एडिशनल 3 केजीज। तो वो कहां से देगा? रिमेनिंग से 3 केजी निकाल के यहां डाल देगा। तो दिस इज x + 3। नाउ ही हैज रिमेनिंग x - 3। सेकंड कस्टमर के साथ क्या हो रहा है? जब हम सेकंड कस्टमर पे मूव कर रहे हैं तो सेकंड कस्टमर को भी सेम, सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी। तो रिमेनिंग का हाफ करना है। अगर मैं इसका हाफ करने के लिए जाता हूं तो फ्रैक्शंस होंगे। तो लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू 2y। अब क्या होगा? फिर से कस्टमर को हाफ देगा और हाफ रख लेगा। देन फिर कस्टमर एडिशनल 3 केजी डिमांड करेगा तो रिमेनिंग में से निकाल के सेल कर देगा। ना उसके पास रिमेनिंग कितना है? y - 3। नाउ थर्ड कस्टमर, जब थर्ड कस्टमर आ रहा है ही इज डूइंग द सेम थिंग। सो अगेन द थर्ड कस्टमर को वो कितना दे रहा है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग। इसका हाफ, फिर फ्रैक्शन हम जनरेट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं तो वी कैन अज्यूम दिस इज 2z। तो हाफ देगा तो z यहां पे, z यहां रिमेनिंग, यहां से 3 लेस और यहां पे 3 दे दिया। सेम प्रोसेस रिपीट हुई। बट आफ्टर द थर्ड कस्टमर देयर आर नो ग्रेन्स लेफ्ट, दैट मींस द रिमेनिंग वन इज 0। दैट मींस वी हैव द वैल्यू ऑफ z व्हिच इज 3। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें, बस वेरिएबल्स अज्यूम करते हुए चलो। वेरिएबल्स थोड़ा लेंदी लगते हैं बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। z अगर 3 है, जस्ट अ मिनट, तो z की वैल्यू अगर हम यहां पे रखते हैं 2z, सो 6, दैट मींस y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9। वही y की वैल्यू यहां पे रखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2y, सो 2 into 9, सो x की वैल्यू आ जाएगी 21। अब अगर x की वैल्यू आ गई है तो टोटल क्वांटिटी 2 into 21 इक्वल्स टू 42। दिस इज आवर आंसर। सिंपल। वेरिएबल्स देखने में लेंदी बट ऐसा होगा नहीं जब हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। चलिए सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, द मेथड सेकंड। मेथड सेकंड हम बात करते हैं रिवर्स अप्रोच की। इसमें कंडीशन समझते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या।
कि एक कस्टमर आया, ये सेलर है, उसके पास एक्स है, तो कस्टमर ने कितना मांगा? हाफ मांगा, तो हाफ दे दिया। इसका मतलब उसके पास कितना बचा? x/2 बचा, ये रिमेनिंग है। उसके पास x/2 बचा, फिर कस्टमर ने कितना और मांगा? 3। दैट मीन्स उसके पास से 3 और चला गया, तो सेलर ने अपने पास से 3 निकाल दिया और कस्टमर को दे दिया। इसका मतलब ये रिमेनिंग क्वांटिटी है और ये इनिशियल क्वांटिटी थी। अब रिमेनिंग क्वांटिटी से अगर इनिशियल क्वांटिटी पे जाना है तो हम क्या करें? उल्टा करते हैं कि अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x/2 आ जाएगा, और फिर उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास फिर से x आ जाएगा। इसका मतलब जब हम सेलर से कस्टमर की तरफ जा रहे हैं तो हम हाफ कर रहे हैं, फिर 3 निकाल रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमने 3 ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम फिर से इनिशियल क्वांटिटी पे आ गए। तो इसी को करके देखते हैं। थर्ड कस्टमर से चलते हैं। थर्ड कस्टमर हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 0। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मीन्स हमारे पास पहले कितना था? 6 था। कब? जब हम सेकंड कस्टमर से फ्री हुए। दैट मीन्स जब सेकंड कस्टमर के पास, सेकंड कस्टमर को हमने दिया तो हमारे पास कितना था? 6। उसको देने के बाद में, इसका मतलब जब सेकंड कस्टमर आया होगा तब कितना था? तो +3 करके इंटू 2 कर दें तो 18। इसका मतलब ये 18 क्या है? जब सेकंड कस्टमर आया था। इसका मतलब जब सेकंड कस्टमर आया था तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या है? जब हमारे पास में फर्स्ट कस्टमर छोड़ के गया था, तो जो फर्स्ट कस्टमर के पास से रिमेनिंग है, तो हमारे पास इनिशियली कितना था? इंटू 3 करके +3 करके इंटू 2 कर देते हैं, तो 18 + 3 21 इंटू 2 42। इसका मतलब जब फर्स्ट कस्टमर आया तो हमारे पास इनिशियली कितना था? 42 था। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। यहां रिमेनिंग 0 था। इनिशियल कितना? जब थर्ड कस्टमर आया तो मल्टीप्लाई किया। थर्ड कस्टमर का जो इनिशियल था वो सेकंड कस्टमर का रिमेनिंग था। सेम, सेकंड कस्टमर का इनिशियल फर्स्ट कस्टमर का रिमेनिंग था। तो आंसर इज 42। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The selling price of a product is fixed to ensure 40% profit. So cost price, selling price, profit कितना? 40%. If the product had cost 40% less, that means two condition है, तो first and second. Let CP is 100x. तो selling price 40% ऐड कर देंगे तो 1.4 से मल्टीप्लाई 140x. If if the product had cost 40% less, अगर 40% less है तो यहां से 40% माइनस किया, 40% माइनस किया तो कितना आया? 60x. एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, अगर 5 रुपीज लेस के लिए हम सेल कर रहे हैं, 5 रुपीज लेस के लिए अगर हम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा 140x - 5। सेकेंड कंडीशन, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। इसका मतलब इस केस में प्रॉफिट कितना होगा? 50%। किसका 50%? सीपी का, मींस 30x। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 60x + 30x। सिंप्लीफाई करें, 50x = 5, so x = 1/10। x की वैल्यू आ गई। फाइंड आउट क्या करना था हमें? द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 140 × 1/10, 14 रुपीज। और आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। सिंपली हम अगर ऐसे बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दिस इज 100x, 140x। सेकेंड केस में ये 40% लेस हुआ, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 60x एंड द सेलर हैज 50% प्रॉफिट। तो अगर यहां से हम 50% प्रॉफिट की बात करें, सो 50% प्रॉफिट दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 90x। अगर 50% प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स सेलिंग प्राइस मस्ट बी 90x। नाउ व्हाट इज गिवन? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड सेलिंग प्राइस इज 5 रुपीज। दैट मीन्स डिफरेंस 50x = 5। सो x = 1/10। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी द सेम। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The sum of all real values of k for which 1 by 8 raised to power k, then another number 1 by 8, 32768 power k. 32768 क्या है, किसकी पावर है, हमें नहीं पता. तो हम कैसे ट्राई करें? अगर हमें बाकी 8 गिवन है, दैट मीन्स ये समहाउ 8 से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं. सो 32768 का फैक्टराइजेशन करते हैं. 32768 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 से डिवाइड करो, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं. डिवाइड होगा 4096. 4096 इज, अगर आपको याद है तो ये 64 का स्क्वायर, अदरवाइज फिर से 8 से डिवाइड कर लेते हैं. 8 512. नाउ 512 इज 8 क्यूब, सिंपल. 8 स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है ये 8 रेज टू पावर 5 है ये नंबर. सिंप्लीफाई करें, 1 बाय 8 रेज टू पावर k, 1 by 8 raised to power 5 raised to power 1 by 3 equals to 1 by 8, 1 by 8 raised to power 5 raised to power 1 by k. क्लियर? सब कुछ अपॉन में है तो इसे हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे वालों को इक्वेट कर सकते हैं. तो 8 raised to power k, 8 raised to power 5 by 3 equals to 8 raised to power 1, 8 raised to power 5 by k. हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के. इसका मतलब हमें के को रिलेट करना है, के की वैल्यूज निकालनी है. अगर हम इसे यहां सिंप्लीफाई करें तो बेस सेम है, पावर्स विल एड. 1 प्लस 5 बाय के, अगर बेस सेम है तो हम कैंसिल आउट कर दें. सो के प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 बाय के. इन सिंप्लीफाई करेंगे 3k प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स टू k प्लस 5 बाय के. और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल्स टू 3k प्लस 15. तो 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0. अब हमें निकालनी है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k. ये क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक का जो k में क्वाड्रेटिक है, ये रियल वैल्यूज देगा या इमेजिनरी वैल्यूज देगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी हैव टू चेक द d डिटर्मिनेंट. नाउ d इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो अगर हम d की वैल्यू निकालेंगे, b इज 2 4 3 इंटू माइनस 15. क्या रूट का जो टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है? 184. अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे. अगर रूट्स रियल है, दो वैल्यूज हमें k की मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और हमें उन दोनों वैल्यूज का सम निकालना है. क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमें k की रियल वैल्यूज को ऐड करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स उसके दोनों रूट जो है वो क्या होंगे? रियल होंगे. अगर दोनों रियल है तो हमें इंडिविजुअल नहीं निकालना, सम निकालना है. तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय ए. व्हाट इज b? 2. तो माइनस 2. a इज 3, तो 2 by 3 इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉरी, माइनस 2 by 3. ये वाली मिस्टेक भी हो जाती है एग्जाम में मार्क करते हुए, सो बी केयरफुल. Okay, so let's move to the next one. A plus b root n is the positive square root of 20 minus 29 minus 12 root 5. Now, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक छोटा सा मेथड पढ़ते हैं. जब इंडाइसेस हर्ट्ज पढ़ते हैं तो उसे हम समझते हैं. अगर हमारे पास में गिवन है p माइनस 2 रूट क्यू, अगर p प्लस 2 रूट क्यू है तो हम बोल देते हैं p प्लस 2 रूट क्यू. रूट एक्स प्लस रूट वाई उसका स्क्वायर रूट होगा. और अगर हमारे पास में है p माइनस 2 रूट क्यू तो होगा, वन सेकेंड, रूट एक्स माइनस रूट वाई. तो प्लस माइनस है तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, तो हम सिर्फ एक को लेके चलते हैं. तो रूट p माइनस अगर 2 रूट क्यू है, अगर प्लस होगा तो हम यहां पे प्लस ऐड कर देंगे. जहां यहां माइनस है यहां पे प्लस आ जाएगा. अभी हमने देखा
अगर इस फॉर्म में कोई है तो उसका स्क्वायर रूट ये होगा, और ये p जो है ये इन दोनों टर्म्स का सम होगा, वेदर वो प्लस हो बीच में या माइनस हो, और q जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो सेम जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं तो हम ये बोल सकते हैं रूट 29 माइनस 12 रूट 5 है। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट x माइनस रूट y होगा। बट ये p माइनस टू रूट q था, रूट के टर्म के साथ सिर्फ 2 था, लेकिन यहां तो 2 है नहीं, दैट मीन्स हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लेते हैं। जब इसे चेंज करेंगे तो 29 माइनस 12 रूट 5, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 इंटू 6 रूट 5। अब ये जो 6 है इसे अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू रूट 180। तो यहाँ पे ये हमारा होगा रूट 29 माइनस टू रूट 180 इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस रूट वाई। जो 29 है वो क्या होगा, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आ गया, दैट मीन्स 29 इज सम ऑफ एक्स प्लस वाई एंड 120 इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। हिडन ट्रायल से हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे टू नंबर्स जिनका सम 29 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 180। हिडन ट्रायल से सिंपली क्लिक कर रहा है कि x इज 20 और y इज 9। नाउ y x इज 20, y भी तो 20 हो सकता है और x भी तो 9 हो सकता है। तो हम ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हमें गिवन है a प्लस बी रूट एन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इसका मतलब x को बड़ा होना पड़ेगा एंड y को छोटा होना पड़ेगा, तो x 20 एंड y इज 9, तो रूट 20 माइनस रूट 9 विच इज इक्वल टू रूट 20 माइनस 3। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज गिवन कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो a प्लस बी रूट एन है, इसका मतलब हमें इसे इक्वल करना है a प्लस बी रूट एन से। चलिए इक्वेट करते हैं। तो a प्लस बी रूट एन इक्वल्स टू रूट 20 माइनस 3। अब जो रूट वाला टर्म है वो बाद में है एंड इंटीजर टर्म इज बिफोर दैट, तो माइनस 3 प्लस रूट 20। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस 3 है एंड b रूट n जो है वो रूट 20 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, b और n की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस एन। ए की वैल्यू माइनस 3 है, दैट मीन्स हमें b और n का सम मैक्सिमम करना है, कैसे भी। रूट 20 जो है उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसे ये लिख सकते हैं 1 इंटू रूट 20, क्योंकि हमें दो के प्रोडक्ट में दिखाना है, और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू रूट 5, 2 इंटू रूट 5। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, कौन से केस में मैक्सिमम होगा, बताइए कौन सी वैल्यू लें हम। तो क्या हम ये बोलें कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो बी 1 है और एन 20 है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो बी 2 है एंड एन 5 है। फर्स्ट वाले केस में सम है 21 एंड सेकेंड वाले केस में सम कितना है 7। तो डेफिनेटली हम किसकी तरफ जाएंगे, फर्स्ट वाले की तरफ। तो अगर हम फर्स्ट वाले की तरफ जा रहे हैं तो इसे सिंप्लीफाई करें, हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस एन की। a इज माइनस 3, b 1 20 विच इज 18। 18 इज आवर आंसर विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, अगर हम इसे 2 और 5 लेते तो आंसर आ जाता हमारा 4। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है ताकि आप अगर इस तरफ ध्यान नहीं दे तो आप ये गलती कर दे। मैक्सिमम वाला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In the next question, it is given a fruit seller had a total of 187 fruits consisting of apple, mangoes and oranges. तो total 187 है, एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं, ऑरेंजेस हैं। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2, तो 5x 2x कंसिडर कर लेते हैं। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, कितना सोल्ड हो गया 75।
26 mangoes and half of the oranges. Now what is the number of oranges? Either we can take another variable like y or 2y because हमें हाफ करना है, और हम सिंपली बोल सकते हैं कि oranges are 187 minus 7x. हाफ सेल हो गए, हाफ ऑफ टोटल, ठीक है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल्स, दैट मींस अनसोल्ड भी निकालना है. अगर हम अनसोल्ड की बात करें तो अनसोल्ड कितने हैं? 5x minus 75, मैंगोज 2x minus 26 एंड ऑरेंजेस आर हाफ हो गए थे, इसका मतलब हाफ रिमेनिंग है, तो हाफ ऑफ 187 minus 7x. Now the ratio of number of unsold apples to number of unsold oranges becomes 3:2. Unsold apples, unsold oranges. तो 5x minus 75 का रेशियो लेना है इसके साथ, हाफ ऑफ 187 minus 7x equals to 3/. सिंप्लीफाई करें. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 को भी ऊपर ले जाते हैं, इसे भी ऊपर ले जाते हैं, तो कितना होगा? 20x minus 300 equals to 3 into 187, तो 561 minus 21x. सॉल्व करेंगे, सो 41x equals to 861. सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21. हमारे पास x की वैल्यू है. नाउ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट है, या तो यहाँ पे हर एक जगह x की वैल्यू रख के फाइंड आउट करो. अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं? अनसोल्ड आर इक्वल टू टोटल माइनस सोल्ड, एंड सोल्ड में हमारे पास 75 है, 26 है, बस ये वाले निकालना है. तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकाल लेते हैं कि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं इधर. 187 माइनस 7 इंटू 21 जो कि होगा 40, मतलब इनिशियली ऑरेंजेस हैं 40, तो यहाँ पे कितने सेल किए हमने? 20. तो टोटल फ्रूट्स कितने सेल हो गए हैं? 121. टोटल फ्रूट सेल हो गए 121. तो अनसोल्ड कितने होंगे? 187 माइनस 121, 66 इज आर आंसर. सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब ये टाइप सी का क्वेश्चन है, पहले आपको इसे देखना है फिर सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है. गिवन है, कंसीडर टू सेट्स A and B, let B a function from A to B such that for every element B in B there is at least one element. इसका मतलब जब हम यहाँ पे बात करें, ये है A में हमारे पास वैल्यूज है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, और ये है B 1, 8, 27. गिवन है f be a function from A to B फंक्शन है, मतलब A से B में जाना है और एवरी एलिमेंट B इन B, B के जो भी एलिमेंट है, जिसे हम B से ये डिनोट कर रहे हैं, दिस एटलीस्ट वन एलिमेंट A इन A. इसका मतलब इसके लिए हर एक के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए. इसका मतलब यहां से जब हम यहां पे आएंगे तो लाइक 2 1 से कनेक्टेड है, 3 8 से कनेक्टेड है, 13 27 से कनेक्टेड है, हर एक किसी ना किसी से कनेक्ट हुआ. बाकी के एलिमेंट किसी से भी कनेक्ट हो जाओ, डजेंट मैटर. किसी से 3 कनेक्टेड है, किसी से 4 कनेक्टेड है, किसी से 2 2 2 कनेक्टेड है, डजेंट मैटर. मतलब हर एक की मैपिंग किसी के साथ होनी चाहिए. अब इसे हम फंक्शंस की तरह भी समझ सकते हैं, और फंक्शंस बेसिकली जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है. जब हम नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं जो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसे हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास A से B में जाना है, तो A को हम बोल देते हैं लेटर्स है हमारे पास में, और ये लेटर बॉक्सेस है. लेटर्स कितने हैं हमारे पास में? 2, 3, 5, 7, 11 और 13. लेटर बॉक्सेस कितने हैं? 1, 8, 27. 3 लेटर बॉक्सेस हैं. तो बेसिकली नंबर ऑफ लेटर्स को हम n से डिनोट कर दें, 6 है, और नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेस को हम r से डिनोट कर दें, विच आर 3. कंडीशन क्या है? B के साथ हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए. दैट मीन्स नो लेटर बॉक्स इज एम्प्टी, नो लेटर बॉक्स इज एम्प्टी. ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं कि हर एक लेटर बॉक्स में एक ना एक लेटर जाएगा. तो अब लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे तो हम लेटर्स को
कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? एक तरीका है हमारे पास में कि एक लेटर एक में, एक लेटर एक में और बाकी के 4 लेटर एक जगह। सेकंड हमारे पास वे है कि एक में 2 लेटर और एक में 3 लेटर। हर एक के पास एक तो जाना ही है। और क्या हो सकता है? हर एक के पास 2-2 लेटर। और कोई तरीका है हमारे पास में? नहीं। अगर हम एक में 4 डालते हैं तो 1 1, 3 डालते हैं तो 2 1 और अगर 2 डालते हैं तो सेम 2 2। ठीक है। अब कौन सा लेटर जाएगा उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जब हम सिलेक्शन करेंगे तो 1 1 4 कर लीजिए या पहले 4 लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आउट ऑफ 6 लेटर्स 4 लेटर्स का सिलेक्शन 6C4, देन 2 लेटर्स रिमेनिंग है तो 2C1, फिर 1 लेटर रिमेनिंग है तो 1C1। सेम जब हम यहां सिलेक्शन करेंगे तो आउट ऑफ 6 3 लेटर्स, कौन से 3 लेटर किस में जाएंगे? इट मैटर्स। देन 3 लेटर्स रिमेनिंग है तो 3 में से 2 का सिलेक्शन, फिर 1 रिमेनिंग है तो 1 में से 1 का सिलेक्शन। सेम यहां पे 6 में से 2 का सिलेक्शन, फिर 4 में से 2 का सिलेक्शन, फिर 2 में से 2 का सिलेक्शन। ये हमने सिलेक्शन किया। अब सिलेक्शन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट जब होंगे तो कितने तरीके से होंगे। तो जब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जब हम इन्हें एड्रेस पे भेजेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास लेटर है, 3 बॉक्सेस है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं, बट उनमें से 2 बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ लेटर्स जा रहे हैं तो उनका जो है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां पे 3 फैक्टोरियल बेस से हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स जो जा रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल सिंपली। यहां पे 2 2 2 सेम है तो 3 फैक्टोरियल बेस से, बट ये तीनों में सेम नंबर ऑफ लेटर्स जा रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करें। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6C4 इज 15, 2 इंटू 3, 90 बेस से। जब हम यहां बात करेंगे तो ये होगा 6C3 6 5 4 20 इंटू 3 इंटू 6 तो 360। जब हम यहां बात करेंगे तो क्या होगा? 6C2 इज 15, 4 6 1, दिस इज 90। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज की जब हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शन इज टोटल ऑफ दिस विच इज 540 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? So let's look another method. जब इस टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स n, 6 लेटर बॉक्सेस हैं 3, हमें लेटर्स को लेटर बॉक्सेस में डालना है एंड नो लेटर बॉक्स इज एम्प्टी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा फॉर्मूला भी यूज करते हैं जो कि अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, विच इज लाइक r रेज टू पावर n। r इज नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेस माइनस rc1 r minus 1 raised to power n plus rc2 r minus 2 raised to power n minus rc3 r minus 3 raised to power n and so on। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सो 3 raised to power 6 minus 3c1 3 minus 1 raised to power 6 3c2 3 minus 2 raised to power 6 minus 3c3 minus 3 minus 3 raised to power 6 और आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी 3 रेज टू पावर 6 विच इज 729 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6 प्लस 3 इंटू 1 रेज टू पावर 6 माइनस 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द सेम आंसर विच इज 540। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A glass is filled with milk, 2/3 of its content is poured out and replaced with water. Another simple question. एक ग्लास है जिसमें मिल्क है, ओनली मिल्क है, तो लेट मिल्क इज 100%, 2/3 इज टेकन आउट। अगर 2/3 है इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा? 1/3। तो मिल्क फाइनल की अगर हम बात करते हैं, फाइनल मिल्क जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनिशियल है 100%, और उसके बाद में लाइक फर्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट हुआ है, फिर हमने क्या किया? वी एडेड द सेम वाटर, रिप्लेस कर दिया वाटर से,
सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, लाइक फर्स्ट जब हमने ये बाहर निकाला था जब मिल्क, तो रिमेनिंग बचा था 1/3 ओरिजिनल क्वांटिटी का, तो 1/3। फिर जब हम सेकेंड टाइम में प्रोसेस करेंगे तो जितना रिमेनिंग रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू, आइदर वी टेक फ्रैक्शन और परसेंटेज, तो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। अब दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट 2/3 ऑफ द कंटेंट, इसका मतलब हर बार 2/3 बाहर निकल रहा है तो रिमेनिंग सेम है, एंड रिप्लेसिंग विद वाटर इज रिपीटेड 3 मोर टाइम, इसका मतलब ये सेम 1/3 1/3 3 मोर टाइम फ्रैक्शन होगा। इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल, हर बार जितना रिमेनिंग फ्रैक्शन बच रहा है वो हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं उस एलिमेंट के साथ जो कि अनचेंज्ड है। लाइक मिल्क हमेशा बाहर ही जा रहा है, मिल्क एड ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो 1 into 1/81, दिस इज द फाइनल क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन? दैट मीन्स इफ टोटल क्वांटिटी इज 81, देन मिल्क इज 1 and the remaining means water is 80. Now what we have to find out? Final ratio of milk to water. Be careful, milk to water ना कि milk to total solution, ऑप्शन दोनों है। तो milk to water क्या होगा? 1:80, so 1:80 is our answer। जल्दी में हम 1/81 1:81 भी मार्क कर सकते हैं, सो बी केयरफुल कि रेशियो में हमें किसका रेशियो पूछा हुआ है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of all 4-digit numbers that can be formed with the distinct non-zero digits A, B, C and D with each digit appearing exactly once in number, means जितने 4-digit नंबर बनेंगे हमें उन सब का सम निकालना है। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास नंबर है A, B, C, D, 4-digit नंबर है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A into 1000, B into 100, C into 10 और D। जो 1000 प्लेस पे उससे 1000 मल्टीप्लाई होगा, जो 100 प्लेस पे उससे 100, जो टेंस प्लेस पे उससे 10 और यूनिट प्लेस वाले से सिंपली 1 मल्टीप्लाई होगा। जब हम ए बी सी डी बनाएंगे इन डिजिट्स को यूज करके, तो जो फर्स्ट प्लेस पे होगा 1000 पे, वो 1000 से मल्टीप्लाई होता रहेगा। नाउ ए कितनी बार आएगा? तो अगर हम ए को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स है, with 3 digits are B, C and D। तो 3 places 3 digits कितने तरीके से रीअरेंज हो सकती है? 3 फैक्टोरियल वेज से, इसका मतलब 6 वेज से। इसका मतलब है 6 वेज से अरेंज होंगे, इतने A 1000 प्लेस पे रह सकता है। फिर सेम B के साथ रिपीट होगा, जब B यहाँ पे होगा तो बाकी डिजिट इसी तरीके से अपीयर हो रही होंगी। सेम C के साथ होगा, सेम D के साथ होगा। इसका मतलब अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाए और 1000 प्लेस की बात करें, तो सिर्फ 1000 प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो 1000 प्लेस पे क्या होगा? ए आएगा, कितनी बार आएगा? ए आएगा 6 टाइम्स। तो इसका मतलब हम ये बोल दें कि ए अगर यहाँ पे आ रहा है तो एक बार आएगा, तो ए इंटू 1000 हम उसे लिख सकते हैं। नंबर को जब हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं और 6 टाइम है तो 6 ए इंटू 1000 लिख सकते हैं। तो 1000 प्लेस पे ए आएगा 6 टाइम, बी आएगा 6 टाइम, सी आएगा 6 टाइम और सेम डी आएगा 6 टाइम। सेम इसी तरीके से जब हम इस प्लेस की बात करें 100 प्लेस की, तो अगर हम यहाँ पे किसी भी एक को फिक्स कर देते हैं, लाइक डी को फिक्स कर देते हैं, तो बाकी तीनों नंबर जो है वो 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब हर एक प्लेस पे हर एक नंबर 6 टाइम अपीयर होगा। 6b इंटू 100, 6c इंटू 100। अब ऐड कर रहे हैं, किसी को भी पहले ऐड किया बाद में ऐड किया, डजेंट मैटर। तो 6d इंटू 100। देन जब हम यहाँ पे बात करें तो 6c इंटू 10, सॉरी 6a इंटू 10, 6b इंटू 10, 6ac इंटू 10, 6d इंटू 10 प्लस 6a 6b, हर एक प्लेस के लिए ऐसा बोल सकते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 1000 प्लेस वालों को एक साथ ऐड कर लें, तो हमें बोल दें कि 1000 इंटू 6a प्लस 6b प्लस 6c प्लस 6d। सेम 100 प्लेस वालों को ऐड करते हैं तो ये वाला जो है ये पोर्शन सेम होगा। 10 वालों को ऐड करते हैं तो 10 इंटू फिर वही 6a प्लस 6d तक, और सेम ये 1 इंटू नेक्स्ट। अब यहां से 6a प्लस 6b प्लस 6c प्लस 6d कॉमन ले लें। अगर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 1000, यहां से 100
10 + 1, तो ये हो गया 111 और यहां से आ जाएगा 6 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब जितने भी नंबर बनेंगे उन सबका सम होगा इतना। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सम जो है, जितने सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी जीरो नहीं था उनमें। अब इनका जो सम है, सम कितना है, 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 111, ओ सॉरी 4 टाइम्स 1, 155 सॉरी 153,310 प्लस n। नाउ n इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, लाइक अगर 310 है, अगर यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर रखे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएगा। तो क्या हम n को जीरो की जगह रिप्लेस कर सकते हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 15331n एंड डिवाइडेड बाय 4 टाइम 6, 6 इंटू 4 टाइम 1। नाउ n सिंगल डिजिट नंबर है। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये सारे के सारे डिजिट्स हैं। क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, बट हम एक बात के लिए श्योर है दैट द सम इज इंटीजर, इनका सम इंटीजर होगा। और n एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, इंटीजर हम बोल सकते हैं, बेटर है कि हम बोले नेचुरल नंबर होगा। और डिवाइड करते हैं हम 4 टाइम्स 6 से, इसे डिवाइड करते हैं 15331n। जब हम इसे डिवाइड करें तो 6000 इंटू 2 12,000, 3 18,000, मतलब 2 टाइम डिवाइड होगा। जब हम 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, माइनस करते हैं 9 9 9 1। अब n को जब हम यहां पे पुट करते हैं तो 6 इंटू 2 12, 3 18, 4 24, इसका मतलब 3 टाइम डिवाइड होना चाहिए। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर ये वैल्यू आ जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब n को 8 से रिप्लेस कर दिया जाए। नाउ n को अगर 8 से रिप्लेस करते हैं तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1998 है तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा। कब, व्हेन n इक्वल्स टू 8। तो क्या हमें सबकी वैल्यू मिल गई है, इनकी वैल्यू है 23 एंड n की वैल्यू है 8। हमें इनका सम पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, और आंसर इज 31। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर में है, क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर 2D में होता तो एक रेक्टेंगल होता, बॉक्स नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, इसका मतलब ये जो है, ये हमारे पास में 3D फिगर है। तो 3D फिगर है तो क्या होगा, ये हमारे पास में बनेगा एक क्यूबॉइड। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्यूबॉइड है, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्फीयर कुछ ऐसा बना दें एक बार समझने के लिए। आइडियल तो नहीं है बट यू कैन कंसीडर दिस। सो ये हमारा स्फीयर हो गया। ठीक है। सरफेस एरिया इज 846 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करें, दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो सरफेस एरिया इज ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus HL equals to 846. Let's take this as equation 1 and the sum of length of all its edges. Now कितने edges होंगे क्यूबॉइड में, 12 edges, 4 length, 4 breadth, 4 height। तो लेंथ 4 टाइम ऐड होगा, ब्रेड्थ 4 टाइम ऐड होगा, हाइट 4 टाइम ऐड होगा और उनका सम है 144। दिस इज इक्वेशन 2। Now what we have to find out, the volume of a sphere. This is the sphere, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वेयर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, तो रेडियस क्या होगा, क्या इसकी किसी भी साइड को हम रेडियस बोल सकते हैं, नहीं, वो तो कॉर्ड की तरह काम करेगा। तो जब हम इसके रेडियस की बात करेंगे तो इसका रेडियस होगा, जब हम एक कॉर्नर, इसको हम यहां से, ये जो है इसे हम यहां से यहां पे अगर अटैच कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा। क्या होगा, ये डायमीटर ऑफ स्फीयर। और अगर ये क्यूबॉइड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्या है, ये डायगनल है। किसका डायगनल है, डायगनल ऑफ
क्यूबॉइड, इसका मतलब जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा वही क्या होगा, डायगोनल ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर होगा. नाउ व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड? सो डायगोनल इज क्यूबॉइड इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. नाउ कैसे फाइंड आउट करें इसे हमें? तो हमारे पास एक टर्म यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 कॉमन लेके अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो l प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू 36. l प्लस बी प्लस एच है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है. क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली? चलिए करते हैं सॉल्व. अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 36 स्क्वायर. क्लियर? 36 स्क्वायर इज 1296. नाउ ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये हमें रूट में यूज करना है, रूट में यूज करना है ये वाला वैल्यू. तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1296 माइनस इसका वैल्यू कितना था 846. सो 846 है तो कितना आ गया 450. अगर ये 450 आ गया है तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, रूट 450. 450 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 15 रूट 2. 450 into 25 into 2, so 15 root 2. Now what is the 15 root 2? So 15 root 2 is the diameter, which is 2r. So r is 15 root 2 by 2, or we can say 15 by root 2. हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई. पाई की वैल्यू मत रख देना बिकॉज पाई इज गिवन इन ऑप्शंस. सो 15 बाय रूट 2, 15 बाय रूट 2, 15 बाय रूट 2. सिंप्लीफाई करें रूट टू और इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ रूट 2 बचेगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बचेगा. 15 15 225 मल्टीप्लाई करेंगे 1125 रूट 2 पाई. आंसर ऑप्शन 3. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन स्लॉट 1 का. थैंक यू.